हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ धनश्री काबरा। वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम सीबी। और हम लोग पिछले वाली वीडियो में देख रहे थे सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा मैं ऐसा बोलूँगी कि आप लोगों के बेसिक्स मैंने उस वीडियो में क्लियर करवाए हैं। तो जो लोग न्यू हैं उन्होंने मेरी A1 वाली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले बेसिक्स क्लियर कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। बेसिक्स अगर क्लियर हो तो आपको आगे ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी से समझ आएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन क्या होता है देख लिया था, एब्जॉर्प्शन क्या होता है देखा था, दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखा था, और साथ ही साथ डिसॉर्प्शन, ऑकल्जन, सॉर्प्शन, ये सारे कंसेप्ट भी हम लोगों ने क्लियर किए थे। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन हम लोग देख रहे हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन में सबसे पहली बात, एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एड्जॉर्प्शन में जो है एनर्जी इवॉल्व होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। और इस वाली प्रोसेस में क्या होता है, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हम लोगों को मिलता है, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन मिलता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बताया था, इस वाली वीडियो में उसी का नाम मैंने इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन दिया है, ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन और इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन सेम ही होता है। तो इंथैल्पी का मतलब क्या है, कितने अमाउंट में हीट इवॉल्व हुई। जब एड्जॉर्बेट जो है, ये वाला एड्जॉर्बेट है, ये आपको लाइंस दिखाई दे रही है यहाँ पे साइड में, ये वाला जो एड्जॉर्बेट है वो ये पिंक वाले सरफेस पे, मतलब पिंक वाले एड्जॉर्बेंट पे जब एड्जॉर्ब होता है तब यहाँ से कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी रिलीज जो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होगा वो हमेशा एड्जॉर्प्शन की केस में निगेटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे इंथैल्पी हमेशा निगेटिव रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो व्हेन एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आर एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, जब एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल, ये जो ब्लू लाइंस है एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल, ये पिंक वाली लाइन पे एड्जॉर्बेंट पे क्या हो रहे हैं, एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तब ये ब्लू मॉलिक्यूल्स का जो फ्रीडम है वो क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इनका जो मूवमेंट का फ्रीडम है वो क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और ये रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से इंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब ये एड्जॉर्बेट, ये ब्लू एड्जॉर्बेट पिंक वाले एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होंगे, तब ये ब्लू वाले एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और वो रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से इंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंट्रोपी डिक्रीज होगी, समझ आया। इंथैल्पी निगेटिव रहेगी, इंट्रोपी डिक्रीज होगी। ठीक है। अब एड्जॉर्प्शन, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो काय पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये जो एड्जॉर्बेंट रहेगा उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर रहेगा उस पर। और दूसरी चीज़ क्या, ये जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे एड्जॉर्ब होने जा रहे हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे एड्जॉर्ब होने जा रहे हैं उसका प्रेशर क्या होगा, इन दोनों चीज़ों पर एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है। ये वाली प्रोसेस में क्या होगा, इस एड्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ये दोनों चीज़ों पे अगर एड्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा तो इन दोनों का कांस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको ठीक तरीके से एड्जॉर्प्शन दिख सके। तो इस वाली प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा, और उसी के साथ साथ ये गिब्स फ्री एनर्जी जो रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी देखा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
मैकेनिज्म में हम लोग सारी जनरल चीज़ें पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्यों है, इसके रीजंस क्या है। अब ये मैकेनिज्म आपको जो अगर देखने मिलता है कि सरफेस है, उस वाली सरफेस पे दूसरे एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल आकर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, और किस तरीके से हो रहे हैं मैंने बता दिया है। तो अब इसके रीज़न क्या है, तो सबसे पहला रीज़न है रेसिडुअल फोर्सेस। अब रेसिडुअल फोर्सेस होते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दो जो मॉलिक्यूल होते हैं, कोई भी रैंडम से मॉलिक्यूल है दो, ये एक दूसरे पे और सराउंडिंग पे जो फोर्सेस डालते हैं, उस फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल फोर्सेस। सराउंडिंग इन पर या ये सराउंडिंग पर और साथ ही में एक दूसरे पर जो फोर्स अप्लाई होता है इनका, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल फोर्सेस। अब यहाँ पे अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, अब ये सपोज एक बीकर है और यहाँ पे एक आधा लिक्विड है इस वाली बीकर में, और ये गैसियस के इन्फ्लुएंस में है, ये गैस मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस में है। तो इसकी ये जो सरफेस है, फिर से बता रही हूँ, एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे एक बीकर है, वो बीकर के अंदर एक लिक्विड रखा हुआ है, वो गैसेस के इन्फ्लुएंस में है। तो ये वाली जो सरफेस है, यहाँ पर भी हमको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इस लिक्विड के, और ये बल्क वाली प्लेस में भी हमको मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो अब ये जो बल्क के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, इनके ऊपर जो रेसिडुअल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से म्यूचुअली कैसे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। क्योंकि अब ये वाला मॉलिक्यूल है, इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लगेगा और उतना ही फोर्स इस पे लगेगा। पर सरफेस वाले मॉलिक्यूल के केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पे वो हाफ साइड जो है उसकी, वो कहाँ पर है, इस लिक्विड के अंदर मर्ज है, और ऊपर वाली साइड किसके इन्फ्लुएंस में, गैस फेज के इन्फ्लुएंस में। तो दोनों तरफ से जो रेसिडुअल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा, और इम्बैलेंस आने की वजह से हमें यहाँ पे एड्जॉर्प्शन देखने मिलता है। तो फर्स्ट रीज़न समझ आया, रेसिडुअल फोर्सेस क्यों एड्जॉर्प्शन के रीज़न में आता है, समझ गए। नेक्स्ट चीज़ है थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन का थर्मोडायनामिक्स भी मैटर करता है कि एड्जॉर्प्शन हो रहा है। एड्जॉर्प्शन होने का एक और रीज़न है उसका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में क्या हो जाता है कि एड्जॉर्प्शन वहाँ पे होगा, अगर कोई चीज़ है उस पर एड्जॉर्प्शन हो रही है, ये वाले सरफेस पे अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये जो सरफेस पर के मॉलिक्यूल्स का फोर्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, हीट तैयार होगी, मतलब हीट अपीयर होगी, और ये जो हीट अपीयर होगी वो यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी। अब ये सरफेस पे हीट तैयार होगी तो वो हीट रिलीज तो ज़रूर होगी, और वो हीट रिलीज होने की वजह से यहाँ पे इंथैल्पी तो निगेटिव हो ही गई। अभी यहाँ पे हीट रिलीज हुई तो इंथैल्पी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। और ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी एनर्जी के अंदर रैंडमनेस है ना। अब ये मॉलिक्यूल्स में कितनी रैंडमनेस आ गई, तो ये रैंडमनेस की वजह से ये इंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अभी हम लोगों ने देखा ना, बल्क वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिक्रीज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो म्यूचुअली बैलेंस्ड है। पर सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स जो है उनकी एनर्जी में डिक्रीज आएगा, तो इस वजह से इंट्रोपी भी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अब यहाँ पे इंथैल्पी भी निगेटिव और इंट्रोपी भी निगेटिव। अब गिब्स फ्री एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा जी जो होगा वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर डेल्टा जी लेस देन ज़ीरो हो गया तो डेल्टा एच क्या होगा, बिकम मोर एंड मोर निगेटिव। डेल्टा जी ज़ीरो होगा तो डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी और भी ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी, और इंथैल्पी जैसे और भी ज़्यादा निगेटिव हो गई तो डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, टी डेल्टा एस। मतलब टी डेल्टा एस और डेल्टा जी की वैल्यू हो गई सेम।
अब जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन आप लोगों को पता होगी, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब आ जाएगी तब डेल्टा एच जो है वो निगेटिव रहेगा और डेल्टा एस भी निगेटिव रहेगा। अभी हम लोगों ने देखा था डेल्टा एच भी निगेटिव रहेगा, मतलब इंथैल्पी भी निगेटिव रहेगी, इंट्रोपी भी निगेटिव रहेगी। उसी से रिलेटेड ये इक्वेशन है। डेल्टा जी अगर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, तो इस वाली प्रोसेस में, एड्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस में जो कि एक्सोथर्मिक है, उस वाली प्रोसेस में डेल्टा एच भी माइनस होगा और डेल्टा एस भी माइनस होगा। और जब ऐसा होगा तो हमें फाइनल इक्वेशन गिव्स फ्री एनर्जी का ये मिलेगा जो बोलता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। और एड्जॉर्प्शन के टाइम पे क्या होता है, एक स्टेट ऐसी आती है जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं। और जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन वाली केस में ये भी चीज़ होती है कि और जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते जाएंगे एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। क्लियर हुआ मैकेनिज्म किस तरीके से है, उसके तीनों रीजन समझ आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि नॉलेज बांटोगे तो बढ़ेगा, तो इसलिए आप लोग शेयर कर सको तो शेयर भी कीजिएगा।